हेलो एवरीवन। हमने पढ़ना स्टार्ट किया था बीपीएससी 101 और यूनिट 3 हम पढ़ रहे थे लिबरल। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं चैनल पे अपलोड कर दी हूँ, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव से लेकर लिबरल थ्योरी के डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ आपको बता दी थी। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट फेजेस ऑफ लिबरलिज्म और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का, इसीलिए इसको पार्ट वाइज डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे क्लासिकल लिबरलिज्म, फिर बचे हुए 2 फेजेस को हम अलग पार्ट में कवर करेंगे और लास्टली इनके लिमिटेशंस देखेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है डिफरेंट फेजेस ऑफ लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म जो है वो 3 फेजेस में डिवाइड है: क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म और नियो लिबरलिज्म। नियो लिबरलिज्म जो है वो कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म है और ये इन्फ्लुएंस होता है क्लासिकल लिबरलिज्म से। यानी कि अगर आप क्लासिकल लिबरलिज्म को पढ़ोगे तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि क्या है नियो लिबरलिज्म। तो क्लासिकल लिबरलिज्म जो है ये अर्ली एक्सपोनेंट है लिबरल थ्योरी का, जो कि बात करता है लिबर्टी इन ऑल स्फेयर और साथ ही साथ इंसिस्ट करता है कि लॉ जो है वो इन्फोर्स होना चाहिए सारे ही कॉन्ट्रैक्ट में, एक्सक्लूडिंग स्लेवरी, क्योंकि जितने भी इंडिविजुअल हैं वो अपने इंटरेस्ट को बेस्ट जज कर सकते हैं। याद है ना कि लिबरलिज्म जो है वो इंडिविजुअल को प्रायोरिटी देता है, इंडिविजुअल को एक रैशनल मैन की तरह मानते हैं। तो रैशनल ह्यूमन बीइंग कौन है? जिसमें समझ हो कि क्या सही है क्या बुरा है, उनमें अपनी रीजनिंग होती है चीज़ों को लेके। इसीलिए कहा जा रहा है कि हमें लिबर्टी आप हर स्फेयर ऑफ लाइफ में दोगे। और साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि सारे ही कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वहाँ पे हम लॉ को इन्फोर्स कराएंगे, एक्सक्लूडिंग स्लेवरी। यानी स्लेवरी को लिबरलिज्म प्रायोरिटी नहीं देते हैं, क्योंकि इनका सेंट्रल पॉइंट ही था फ्रीडम। तो फ्रीडम जहाँ पे आप बात करोगे कि आप इंडिविजुअल को फ्रीडम दोगे और साथ ही स्लेवरी को भी प्रमोट करोगे, ये तो बिल्कुल ही अपोजिट हो गया दोनों। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि कल आपने पढ़ा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसको हॉब्स और लॉक प्रमोट करते हैं, तो वहाँ पे जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो हमारे लोगों के बीच में हो रहा है कि हम मिल के एक स्टेट का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि यहाँ पे जितने भी लेजिस्लेशन का काम होगा, एग्जीक्यूटिव काम होगा, जुडिशरी का काम होगा, उनको करेगा। तो स्टेट का फॉर्मेशन करके हम उन्हें 3 राइट देते हैं। और साथ ही साथ जब आप आगे पढ़ोगे तो ऐसे ऐसे थिंकर आते हैं जो कि कहते हैं कि स्टेट का सिर्फ काम है कि वो लोगों के राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे। तो आप हमारे लाइफ को प्रोटेक्शन दो, लिबर्टी को प्रोटेक्शन दो और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन दो। प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि लिबरलिज्म जो है वो कैपिटलिस्ट क्लास को फॉलो करते हैं, राइट। इसके साथ ही स्टेट जो है उनको अलाउ नहीं किया जाता है टू इम्पोज इट्स ओन कंसेप्शन ऑफ गुड ऑन इंडिविजुअल्स इन देयर म्यूचुअल डीलिंग्स। यानी कि स्टेट अपना कोई कॉन्सेप्ट ला के इंडिविजुअल के ऊपर नहीं थोपेगा, ऐसा कह के कि ये जो हम कर रहे हैं वो आपके भलाई के लिए है। यानी उनका अपना कंसेप्शन ऑफ गुड, जरूरी तो नहीं है ना कि किसी लोगों के लिए भी अच्छा हो, और इससे स्टेट जो है वो इंडिविजुअल के राइट का अब्यूज़ भी कर सकता है। क्योंकि अगर एक बार स्टेट को ऐसा राइट मिल गया कि वो इस टाइप के कुछ चीज़ों को इम्पोज कर सकते हैं इंडिविजुअल पे, तो फिर तो चाहे वो किसी भी टर्म में कोई भी गलत चीज़ों को इम्पोज करा सकते हैं गुड कह के। जैसे कि एग्जाम्पल से समझो कि अगर हम स्टेट को राइट दे दिए कि आप हमारे लाइफ को प्रोटेक्ट करोगे और लाइफ को प्रोटेक्ट करने में आप जिस हद तक जा सकते हो आप जाओ, ओके। तो यहाँ पे हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, स्टेट को एब्सोल्यूट पावर दे दे रहे हैं लाइफ के प्रोटेक्शन में। तो अब स्टेट क्या कर सकता है, वो किसी को भी परेशान कर सकते हैं ये कह के कि आपके लाइफ को थ्रेट था। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल था कि स्टेट को हम इस तरीके का कोई भी राइट नहीं प्रोवाइड करते, स्टेट को एब्सोल्यूट नहीं बनाते। बाकी ऐसा भी है कि अलग अलग थिंकर अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को बताए हैं, जैसे कि थॉमस हॉब्स जो है वो कहते हैं कि आप स्टेट को एब्सोल्यूट राइट दे दो, लेकिन जॉन लॉक जो होंगे वो कहेंगे कि स्टेट को एब्सोल्यूट राइट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो जब हम थिंकर्स को पढ़ेंगे उस वक्त ये सारे ही चीज़ क्लियर हो जाएंगे। बस यहाँ पे याद रखो कि स्टेट के पास कोई भी अपना राइट नहीं है, वो अपनी चीज़ों को इंडिविजुअल पर अप्लाई करे, राइट।
फिर आगे बताया जा रहा है कि क्लासिकल लिबरलिज्म है, तो याद करो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा निगेटिव लिबर्टी का। निगेटिव लिबर्टी किस चीज़ से रिलेटेड है कि स्टेट का जो इंटरफेरेंस है वो ना के बराबर होने चाहिए। तो निगेटिव लिबर्टी जो है इसी से आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लेसेस फेयर, यानी कि हमें फ्रीडम होने चाहिए इकोनॉमिक अफेयर में, और फ्रीडम गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस का होना चाहिए, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा इकोनॉमी के टर्म में। और इस टर्म में जो कि निगेटिव लिबर्टी को एडवोकेट करते हैं, यानी कि इनसे जुड़े हुए कुछ लोग, जिनमें सबसे पहला नाम आता है एडम स्मिथ का, दूसरा है जेरेमी बेंथम और तीसरा है जेम्स मिल, साथ ही साथ हर्बर्ट स्पेंसर और हेनरी सिडविक। ये सारे ही नाम हैं जो कि फेवर करते हैं मिनिमल स्टेट को, यानी कि बेसिकली ये जो है वो क्लासिकल लिबरल थिंकर है जो कि स्टेट के मिनिमल रोल को प्रमोट कर रहे हैं और साथ ही साथ निगेटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लिबर्टी का, उसे ही कहेंगे क्लासिकल लिबरलिज्म और लेसेस फेयर इंडिविजुअलिज्म। यानी कि यहाँ पे हमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लिबर्टी का कॉन्सेप्ट को कंबाइन करना है। तो पॉलिटिकल लिबर्टी क्या है कि स्टेट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा लोगों के ऊपर, और इकोनॉमिक लिबर्टी में स्टेट इंटरफेरेंस नहीं करेगा प्रोडक्शन लेवल में। ओके, तो ये दोनों को जब कंबाइन कर देंगे तो वही कॉन्सेप्ट आएगा क्लासिकल लिबरलिज्म का, या फिर इसे हम कहेंगे लेसेस फेयर इंडिविजुअलिज्म। अब आगे बस वही कहा जा रहा है कि ये जो आइडिया लिबरल का आया वो फ्यूडलिज्म के ब्रेकडाउन से आया। यूरोप में जो फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट था उनके खिलाफ में लिबरल का आइडिया आया है, और जब लिबरल आइडिया आया तो वो क्या किया, फ्यूडलिज्म को ख़त्म करके मार्केट कैपिटलिस्ट सोसाइटी का आइडिया को लेकर आया। तो ये बन गया सेंटर पीस ऑफ क्लासिकल, या फिर हम कह सकते हैं 19वीं सेंचुरी के लिबरलिज्म का, यानी कि मार्केट कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट ऑफ लिबरलिज्म ऑफ 19वीं सेंचुरी। अब ये मार्केट कैपिटलिस्ट सोसाइटी का जो आइडिया था वो एसोसिएट हो रहा था जॉन लॉक के वर्क से। जॉन लॉक का जो काम था उनसे हमें दिखेगा कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी का प्रमोशन हो रहा है। साथ ही साथ एडम स्मिथ और थॉमस पेन, इनके भी आइडिया जो थे वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी को सपोर्ट कर रहे थे। अब 20वीं सेंचुरी के थिंकर जैसे कि फ्रेडरिक वॉन हायक, रॉबर्ट नॉजिक और मिल्टन फ्रीडमैन, ये सारे भी अपना ताल्लुक रखते हैं लिबरलिज्म के आइडिया से। तो इनका जो चीफ डिस्टिंग्विशिंग आइडिया जो था वो था लिमिटेड गवर्नमेंट का। यानी अगर आप कुछ फीचर्स बताना चाहोगे कि क्लासिकल लिबरलिज्म का क्या फीचर होगा, तो हम बताएंगे कि सबसे पहला जो है वो है लिमिटेड गवर्नमेंट का आइडिया, दूसरा रूल ऑफ लॉ, तीसरा इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, चौथा हो गया फ्रीडम टू इंटर इनटू एंड मेंटेन कॉन्ट्रैक्ट्स, और पांचवा और आखिरी जो है वो है एक्सेप्टेंस बाय द इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन फेट्स। तो ये क्या है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है क्लासिकल लिबरलिज्म का, जिसमें लिमिटेड गवर्नमेंट यानी कि कम से कम गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो। दूसरा क्या हो जाएगा कि रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करेंगे, यानी कि किसी पर्टिकुलर इंसान का कानून नहीं चलेगा, हम लॉ को इंपॉर्टेंस देंगे। पहले क्या हो रहा था, किंग का सिस्टम था, एक जो राजा है वही सारी चीज डिसाइड करेगा, ऐसा लिबरलिज्म के आइडिया से बंद कर दिया गया और रूल ऑफ लॉ को प्रमोट किया गया। फिर हम प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रमोट करने लगे, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अगर प्रमोट होगा तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का ही आइडिया होगा, है ना। उसके बाद फ्रीडम है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं। वही चीज कि हम स्टेट को बनाएंगे एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें फ्रीडम रहा ना कि आप कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हो और स्टेट फॉर्म कर सकते हो, यानी कि बेसिकली गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हो। तो अपनी सरकार बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उसे मेंटेन करेंगे। इसकी फ्रीडम प्रोवाइड करता है लिबर्टी। और आखिरी में बताया जा रहा है कि ये सारी चीज जो है उनको इंडिविजुअल एक्सेप्ट भी करेगा अपने अपने तरीके से। तो ये हो गया हमारा बेसिक आइडिया लिबरलिज्म का। फिर कहा जा रहा है कि 1770s के टाइम पे बहुत सारे लोग बिलीव कर रहे थे कि राइट जो है
यानी हमें जो भी अधिकार मिला है वो हमें गवर्नमेंट के द्वारा मिला है। तो लोग ऐसा सोचने लगे कि उनके पास सिर्फ वैसी राइट है जो गवर्नमेंट उन्हें दी है, यानी जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे कि आपको इस टाइप की राइट मिलेगी, उसी को लोग कंसीडर कर रहे थे। लेकिन जब ब्रिटिश फिलोसोफर यानी कि जो जॉन लॉक थे, जेफरसन थे, उनका आर्ग्यूमेंट आया कि लोगों के पास इन सभी के अलावा भी राइट है। पीपुल हैव राइट्स अपार्ट फ्रॉम दोज गिवन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो अधिकार दे रही है, इनके अलावा भी आपके पास राइट है, जिसे हम नेचुरल राइट कहते हैं। तो याद है ना, ऐसा बताया गया था कि लोगों के पास ऑलरेडी बहुत सारे राइट हैं जिसे हम नेचुरल राइट कहते हैं। तो ऐसे राइट भी हैं जो गवर्नमेंट के अलावा भी दिए गए हैं। इसी चीज को आर्ग्यूमेंट देते हैं जॉन लॉक और जेफरसन। इसके अलावा लोगों के पास ये भी अधिकार है कि वो गवर्नमेंट को फॉर्म भी कर सकते हैं, तो डिसॉल्व भी कर सकते हैं। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करके गवर्नमेंट को फॉर्म कर रहे हैं तो हमारे पास राइट भी होना चाहिए ना कि हम उनको डिसॉल्व कर दें। अगर ये गवर्नमेंट अपने पावर का अब्यूज करने लगे तो हमारे पास फुल राइट है कि इस गवर्नमेंट को हटा दिया जाए। तो सिर्फ और सिर्फ लेजिटिमेट पर्पस, लेजिटिमेशन याद आया? तो लेजिटिमेशन मतलब यानी कि अगर लोग अपना कंसेंट दे दे, यानी कि हाँ भर दे कि आपको हमने राइट दिया है कि आप हम पर गवर्न करोगे, आप लॉ बनाओगे। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट को हमने लेजिटिमेशन दिया है, यानी कि उनके पास जो लेजिटिमेट पर्पस है वो क्या है कि हमारे पास जो भी राइट है उनको प्रोटेक्ट करना। तो गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ लेजिटिमेट पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट दिस राइट। तो ये जॉन लॉक ही थे जिन्होंने प्रोवाइड किया है क्लासिकल लिबरलिज्म को एज ए मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आइडियाज। और इनका एम और जस्टिफिकेशन जो गवर्नमेंट का था वो इसलिए था ताकि गवर्नमेंट आए और प्रोटेक्ट करे लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को। किसके राइट को? सिटीजन के। तो सिटीजन का जो भी है लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, बस ये 3 राइट को प्रोटेक्ट करना, इतना ही ड्यूटी होगा गवर्नमेंट का। यानी कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट करके एक गवर्नमेंट फॉर्म किया है, एक स्टेट फॉर्म किया है, उनका राइट क्या है कि आप लोगों के लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को ही बचाओगे, इसके अलावा हम आपको कोई भी राइट नहीं देते। बाकी इंडिविजुअल जो है वो फ्री है कुछ भी करने को। अब जॉन लॉक जो है वो ऐसा राइट क्यों दिए? क्योंकि ये एक टाइप का नेचुरल राइट है और ये प्रोटेक्टेड होता है नेचुरल लॉ से। इसीलिए गवर्नमेंट की भी ड्यूटी बनती है कि वो हमारे इस नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट करें। तो लॉक का मानना है कि सबसे अच्छा तरीका जो है गवर्नमेंट के द्वारा इस राइट को प्रोटेक्ट करने का वो है सिस्टम ऑफ जस्टिस, जो कि पॉसिबल होता है लॉ के द्वारा। यानी कि सिंपली जो स्टेट फॉर्म हुआ है हमारे लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन कैसे देगी? कोई तरीका तो होगा। तो वही कह रहे हैं एप्रोप्रिएट मीन्स। तो तरीका यही है कि जस्टिस के सिस्टम से या फिर लॉ से हम इस राइट को प्रोटेक्ट करेंगे। तो जितने भी सिटीजन है वो सभी इक्वल है गवर्नमेंट के अथॉरिटी के सामने, क्योंकि सिटीजन जो है वो इनको रीजनेबल मानते हैं। क्या चीज़ रीजनेबल मानते हैं? इस अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना, क्योंकि हर किसी को गारंटी दी गई है कि उनके लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के राइट को प्रोटेक्शन मिलेगा। इसीलिए सिटीजन जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं स्टेट के अथॉरिटी को। यानी लोग कॉन्ट्रैक्ट करके गवर्नमेंट को फॉर्म किए और उनको अपनी कुछ राइट दिए और बदले में उनकी अथॉरिटी को माने। अब अथॉरिटी को मानने का क्या कारण था? कारण यही था कि हमने जो गवर्नमेंट को फॉर्म किया है वो हमारे लाइफ को, हमारे प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, इसीलिए हम आपको अथॉरिटी देते हैं। तो जितने भी सिटीजन हैं वो सभी बराबर हैं इस अथॉरिटी के सामने, इस गवर्नमेंट के सामने। ओके, तो हेवुड जो है उनका कहना है कि क्लासिकल लिबरल जो है वो इम्फेसाइज करते हैं ह्यूमन बीइंग आर एसेंशियली सेल्फ इंटरेस्टेड एंड लार्जली सेल्फ सफिशिएंट। यानी एंड्रयू हेवुड के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग जो है वो सेल्फ इंटरेस्टेड है, उनका खुद का इंटरेस्ट होता है और सेल्फ सफिशिएंट भी है। लोग अपनी लाइफ और सरकमस्टांसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो उनके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है।
लेकिन यहाँ पे आप पॉइंट करो कि वो कह रहे हैं एज फार एज पॉसिबल, यानी कि बहुत हद तक लोग सेल्फ इंटरेस्टेड भी हैं और सेल्फ सफिशिएंट भी है, ऐसा क्लासिकल लिबरल्स का कहना है। सच ही है, क्योंकि क्लासिकल लिबरल जो है वो मिनिमल स्टेट को चाहते हैं, तो स्टेट का काम सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, बाकी लोग जो हैं वो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी लाइफ के लिए, अपनी सर्कमस्टांसेस के लिए। इसीलिए हेवुड ऐसा कह रहे हैं। तो सबसे क्लियर स्टेटमेंट इस फिलॉसफी का देखने को मिलता है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में, क्योंकि राइट्स जो है उसको आप हमसे छीन नहीं सकते और गवर्नमेंट का काम है इस राइट को प्रोटेक्ट करना। और इस टर्म में अगर गवर्नमेंट हमारे राइट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता है तो लोगों के पास ये भी राइट है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ में रिबेल भी कर सकते हैं, यानी कि आप उनके खिलाफ में प्रोटेस्ट कर सकते हैं और उस गवर्नमेंट को एबॉलिश भी कर सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं और स्टेट का एकदम मिनिमल रोल रखा गया है, इस वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि क्लासिकल लिबरल फिलॉसफी की झलक हमें डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में देखने को मिलती है। तो हमने देखा कि क्लासिकल लिबरलिज्म के क्या क्या फीचर्स हैं। अब हम पढ़ेंगे कि क्या सीरियस कंसिक्वेंसेस आया था क्लासिकल लिबरल थ्योरी के वजह से, यानी कि जब 19th सेंचुरी का एंड हो रहा था तो उस वक्त हमें कुछ कंसिक्वेंसेस देखने को मिले थे जो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और लेसेस फेयर मार्केट के वजह से आया था, यानी कि कैपिटलिज्म राइज कर रहा था। तो इस वजह से प्रॉब्लम यह हुआ कि प्रॉफिट कुछ लोगों के हाथों में ही कंसंट्रेट हो गया और कुछ लोग, यानी स्मॉल नंबर जो था वो इंडस्ट्रियलिस्ट का था, जिसे हम कैपिटलिस्ट क्लास कहते हैं। तो प्रॉफिट जब छोटे से ग्रुप में सिमट के रह गया तो बहुत सारे लोग जो कि बेनिफिट नहीं उठा पाए इस चीज़ का, उनमें पॉवर्टी देखने को मिला, यानी कि जो भी सिचुएशन उस टाइम पे था उससे बेनिफिट नहीं उठा सके वर्कर क्लास, जो कि मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट थे उस वक्त। रिजल्ट हुआ कि गरीबी देखने को मिली। तो यहाँ से सिचुएशन क्या निकला कि वर्कर क्लास जो है उनके पास पैसे कम हैं, गरीब है ये। दूसरा साइड ये है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से प्रोडक्शन जो था गुड्स और सर्विस का वो मैसिव लेवल पे हुआ। जब फैक्ट्री बनेगा तो प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो केस, पहला केस क्या है हमारा कि वर्कर क्लास जो है उनके पास पैसा बहुत कम है। दूसरा केस यहाँ से निकल के आया कि प्रोडक्शन जो गुड और सर्विस का बहुत तेजी से बढ़ा तो हमारे पास गुड्स बहुत ज़्यादा हो गया। तो इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जो मास है, यानी कि भीड़ जो है वर्कर क्लास की, वो इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाए। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज कोई कंपनी है जो कि मोबाइल फ़ोन को मैन्युफैक्चर कर रही है और मोबाइल फ़ोन का मैन्युफैक्चरिंग ये ऐसे कंट्री में कर रही है जहाँ के लोगों के हाथों में पैसा बहुत कम है। और यहाँ पे कोई भी केस ऐसा नहीं है कि हम मोबाइल फ़ोन को एक्सपोर्ट कर देंगे। तो सिचुएशन आप समझे, ऐसा फैक्ट्री जो मोबाइल फ़ोन को मैन्युफैक्चर कर रहा है और वो ऐसे कंट्री में मैन्युफैक्चर कर रहा है जहाँ पे बहुत गरीबी है और कोई भी केस नहीं है कि हम उस जगह से अपने फ़ोन को एक्सपोर्ट कर दें, यानी हमें बेचने हैं उसी कंट्री में जहाँ पे हम इसे बना रहे हैं। तो सपोज मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर हो गया और ये 15,000 के प्राइस में कंट्री में आ रहा है। अब यहाँ पे जो इस कंट्री में लोग रह रहे हैं उनके पास इतना इनकम ही नहीं है कि वो इस मोबाइल फ़ोन को खरीद सके। तो फिर क्या होगा, जितना भी मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर हुआ होगा वो धरा का धरा रह जाएगा और यहाँ पे जो कंपनी थी इनको घाटा होगा। तो सपोज ऐसा केस ले लो कि पूरे कंट्री भर में ऐसा हो गया कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ उनका कोई बेनिफिट मिला ही नहीं, कंपनी को कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं। तो इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा ऐसे सिचुएशन में। वही चीज हो रहा था उस वक्त इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से और कैपिटलिस्ट क्लास के वजह से।
तो यहाँ पे जो मास थी, जो वर्कर क्लास थे, वो इस चीज़ को अफोर्ड कर ही नहीं पा रहे थे जो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से बना था। तो मार्केट ठप हो गया और वहाँ के इकोनॉमिक सिस्टम में स्टैग्नेशन आ गया। स्टैग्नेशन का मतलब वहाँ की इकोनॉमी नीचे जाने लगी और फाइनली रिजल्ट हुआ ग्रेट डिप्रेशन में। ग्रेट डिप्रेशन आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास जो थे वो अपनी पावर का इस्तेमाल इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में भी ले रहे थे और गवर्नमेंट को भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे और साथ ही साथ कंट्रोल भी कर रहे थे, जो कि कंपटीशन को लिमिट कर दिया और साथ ही साथ सोशल रिफॉर्म को भी ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। कहने का मतलब है कि यहाँ का जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास था वो ही सारे डिसीजन ले रहे थे और डिसीजन वो इकोनॉमिक के टर्म में तो ले ही रहे थे और साथ ही साथ वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उनको भी कंट्रोल कर रहे थे और इन्फ्लुएंस कर रहे थे। तो यहाँ से रिजल्ट क्या हुआ, कंपटीशन बचा ही नहीं। जो कैपिटलिस्ट क्लास कंट्रोल कर रहे हैं वो खुद का फायदा देखेंगे ना, तो कंपटीशन तो होगा नहीं मार्केट में, तो कंपटीशन भी नहीं हुआ और साथ ही साथ सोशल रिफॉर्म भी नहीं हो रहा था। यानी कि जो वर्कर क्लास थे, जो गरीब थे, उनके पास कोई वेलफेयर स्कीम गया ही नहीं, कोई टैक्सेशन का सिस्टम नहीं था, कोई वेलफेयर पॉलिसी नहीं थी। तो जो गरीब थे वो गरीब ही रह गए, उनके पास पैसा ही नहीं है, तो आपका सामान खरीदेगा कौन। तो सोशल रिफॉर्म भी नहीं हुआ और गरीब गरीब ही रह गए, तो आपका सामान धरा का धरा ही रह गया। इसीलिए सिचुएशन आया ग्रेट डिप्रेशन का। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक बना क्लासिकल लिबरलिज्म का, या फिर कह सकते हैं लेसेस फेयर मार्केट इकोनॉमी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही निकल के आया। तो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट क्लास के अगर हाथ में चीज़ें छोड़ दी जाए तो ऐसा ही सिचुएशन हमें देखने को मिलेगा। तो इसी के रिस्पॉन्स के अगेंस्ट में हमने मॉडर्न लिबरलिज्म के थ्योरी को डेवलप किया, जिसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिर जब इसे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, जिसके वजह से हमें नियो लिबरल कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ना पड़ा, जिसमें हमें क्लासिकल लिबरलिज्म को भी इंक्लूड करते हैं। तो कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ती है वो हमें धीरे धीरे पता चलते जाएगा। आज सिर्फ क्लासिकल लिबरलिज्म में आपको पढ़ाई, आगे हम मॉडर्न लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।